ये घटना मोंटाना के एक काफी आबादी वाले शहर की है। हम शहर के बीचों बीच रहते थे। समय 2011-12 का था। दो महत्वपूर्ण बातें जो मैं बताना चाहता हूं। हमारे पास एक आरवी थी। उस आरवी से हमेशा अजीब सी बदबू आती थी, जैसे कोई उसमें मर गया हो। लेकिन वो बदबू हर समय नहीं रहती थी, कभी कभी आती थी। हर सुबह मेरा भाई और मैं अपनी त्वचा पर खरोंचे पाते थे। मेरे माता पिता कहते थे ये किसी बिल्ली का काम है, लेकिन वो निशान बिल्ली के नाखूनों जैसे नहीं होते थे, बल्कि इंसानी नाखूनों से बने लगते थे। मेरा बचपन ठीक ठाक बीता, जब तक मेरी माँ मेरे सौतेले पिता से नहीं मिली। वो नशीली दवाओं की आदी हो गई और हम तीनों भाई बहनों से अजीब सा बर्ताव करने लगी। हम बेघर थे, भूखे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी दवाओं की चिंता थी। कुछ समय के लिए हमें अपने सौतेले पिता के माता पिता के आरवी में रहना पड़ा, क्योंकि हमारे पास सोने के लिए सिर्फ एक कार थी। वो 90s मॉडल की बस की तरह दिखने वाली आरवी थी, करीब 32 फीट लंबी। मैंने पहले भी अपने माता पिता से जुड़ी कुछ अजीब चीजें महसूस की थीं, लेकिन हम कभी भी ऐसे आरवी में नहीं रहे थे। वो आरवी काफी समय से हमारे सौतेले पिता के माता पिता के घर के पीछे खड़ी थी। हमारे माता पिता इतने नशे में रहते थे कि वास्तव में क्या हो रहा है ये समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन हम बच्चों ने छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। मैं सबसे डरावनी या सबसे ज्यादा होने वाली घटनाओं को एक सूची में बताऊंगा। पहली घटना, मेरे सौतेले पिता ने एक दिन शहर में एक बेघर आदमी से एक बिल्ली का बच्चा ले लिया। वो एक अच्छा बिल्ला था और हमसे प्यार करता था। वो आरवी में हमारे साथ रहता था, लेकिन उसे वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चिल्लाता रहता था जब तक हम उसे आरवी से बाहर नहीं निकाल देते थे। हम स्कूल से लौटते और उसे आरवी के किसी एक अलमारी में बंद पाते। अगर आपने कभी आरवी देखा हो तो आप जानते होंगे कि उसके अलमारियों के हैंडल पर एक सुरक्षा फीचर होता है। दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को दबाना पड़ता है ताकि गाड़ी चलते समय सामान बाहर न गिरे। हम बच्चों के लिए उसे खोलना मुश्किल था और हमारे माता पिता कभी घर पर नहीं होते थे, और वो चाहे कितने भी नशे में क्यों ना हो, वो जानवरों के साथ ऐसा नहीं करते थे। लगभग हर दिन हम उसे उन अलमारियों में बंद पाते। ऐसा नहीं था कि उसने अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढ लिया था, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। उस आरवी को बहुत कम इस्तेमाल किया गया था और वो काफी अच्छी हालत में था। दूसरी घटना, जब भी हम बच्चों को आरवी में अकेला छोड़ दिया जाता था तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। हम हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते थे। हम तीनों ने इसके बारे में बात की और निष्कर्ष निकाला कि आरवी में कोई आत्मा या आत्माएं हैं, इसलिए हमको वहां रहना डरावना लगता था। शायद कोई आत्मा नहीं चाहती थी कि हम वहां रहें। अगर हम तीनों एक साथ आरवी में होते तो हम सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन जैसे ही कोई अकेला होता आरवी बहुत ठंडी हो जाती थी और हमें इतनी तीव्र घबराहट होती कि हम डर से बाहर भाग जाते थे। ये कोई बच्चों की बनाई हुई डरावनी कहानी नहीं थी। मैं आरवी से डरना नहीं चाहता था, लेकिन ये एक ऐसा एहसास था जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। तीसरी घटना, मेरे सौतेले पिता को पीठ दर्द की समस्या थी, लेकिन एक बार वो आरवी में एक हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े रहे। हाँ, मैं इसे नशे और उनके दर्द का नतीजा मानता हूं, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि कोई उन्हें बिस्तर पर दबोचे हुए था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक मौजूदगी महसूस होती है जो उन्हें दबा रही है। मेरी मां के अलावा कोई भी उन्हें बिस्तर से नहीं उठा पाया। उन्हें उठाने में मेरी मां को बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो बहुत ज्यादा चिल्ला और रो रहे थे। मेरी मां ने कहा कि वो इतने भारी नहीं थे, लेकिन उन्हें लगा जैसे उनका वजन रातों रात 50 पाउंड बढ़ गया हो।
मेरी माँ को 20 मिनट लगे उन्हें बिस्तर से खींचकर बाहर निकालने में, और जैसे ही वो आरवी से बाहर आए उन्हें एक झटका महसूस हुआ और फिर वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अब उनको कोई दर्द नहीं था। चौथी घटना। एक दिन मैं और मेरी बहन किसी कारण से अपने माता पिता को आरवी से बाहर लाने गए। दोपहर का समय था। हमने देखा मेरी माँ एक कुर्सी के हत्थे पर बैठी थी और सौतेले पिता सोफे पर बैठे थे, शायद 2-3 फीट की दूरी पर। फिर हमने उस औरत को देखा, पूरी काली पोशाक में उसी कुर्सी पर बैठी थी जिसके हत्थे पर मेरी माँ बैठी थी। वो साफ सुथरे कपड़े पहनी थी, एक काली ड्रेस जो 80s के प्रॉम ड्रेस जैसी थी। उसका चेहरा खराब था, सर झुका हुआ था और आंखें धुंधली थीं, जैसे वो रो रही हो। उसकी त्वचा सफेद थी और बाल अस्त व्यस्त लेकिन साफ थे। वो सर उठाकर मेरे माता पिता की बात सुनती थी जब भी वो उससे बात करते थे। हमने सोचा कि ये उनकी ड्रग डीलर होगी। बाद में हम बच्चों ने उसके बारे में बात की और हमने सोचा कि वो आखिर कहाँ से आई थी और वो सिर्फ सुनती थी, बोलती क्यों नहीं थी। हमने अपने माता पिता से पूछा, वो काली पोशाक वाली औरत कौन थी? हमारा वो सवाल सुनकर वो पीले पड़ गए और हमसे दोबारा पूछने को कहा। उन्हें उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो बहुत डर गए थे। जो मैं समझ पाया वो ये था कि जब हमने उस औरत को देखा तब वो नशे में चूर थे। आपने देखा होगा कि मैथ लेने वाले कभी कभी खुद से बात करते हैं, या ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहे हों जो वहां है ही नहीं। जब वो औरत वहां थी तो वो बहुत तेजी से बात कर रहे थे और आगे पीछे हिल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें एहसास था कि उनकी नशे में की गई वो बकवास असल में उस चीज से एक तरफा बातचीत थी। वो काली पोशाक वाली औरत हमें नहीं डराती थी, लेकिन हमें उससे एक भूख महसूस होती थी। ऐसा लगता था वो कुछ लेने आई है या कुछ ढूंढ रही है। मैंने उस औरत को सिर्फ एक बार और देखा। उसने हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो सिर्फ मेरे माता पिता पर फोकस करती थी और तभी आती थी जब वो बेहोशी की हालत में होते थे। बचपन में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे पता है कि वो तब आती थी जब वो पूरी तरह से मैथ के नशे में होते थे। उनके आसपास रहना उसे पसंद था। वो बैठकर सुनती थी और अपना सर हिलाती थी। हमें उनकी बातें समझ नहीं आती थीं, लेकिन वो पूरी बातें समझती थी, चाहे वो लोग कोई शब्द भी ना बना पा रहे हों। मैंने उसे आखिरी बार तब देखा जब हम एक रात आंगन में बोनफायर के पास बैठे थे। हर बार जब लपटें थोड़ी ऊपर उठती तो मैं उसकी छाया देख सकता था। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि वो वहां थी। वो हमेशा वहां थी, मेरे माता पिता से चिपकी हुई। पांचवी घटना। हालांकि वो औरत अभी भी वहीं मौजूद थी, लेकिन जिस दिन हमने अपने माता पिता को उसके बारे में बताया वो बहुत ज्यादा डर गए और हमारा ध्यान बटाने के लिए हमें कहीं बाहर ले गए, शायद पार्क या कुछ और। मुझे अच्छे से याद नहीं। शायद इस बात से वो काली पोशाक वाली औरत नाराज हो गई, क्योंकि जब हम आरवी में वापस आए तो हमने कुछ ऐसा देखा कि वो रात हम फिर कार में ही सोए। आरवी सड़क की ओर मुंह किए हुए खड़ी थी और उसके विंडशील्ड पर पर्दे लगे थे। उसके ठीक सामने एक स्ट्रीट लाइट थी। जब से हम वहां रह रहे थे वो पर्दे हमेशा बंद रहते थे, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो देखा कि सामने के पर्दे खुले हुए थे और आरवी के अंदर घोर अंधेरा था। हम लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट का प्रकाश सीधे अंदर आना चाहिए था। हमें कम से कम आरवी के सामने वाले हिस्से जैसे सीटें और स्टीयरिंग व्हील दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन अंदर गुप्त अंधेरा था। ऐसा लगा जैसे कोई ऊर्जा वहां कब्जा जमाए बैठी थी और हमारा इंतजार कर रही थी। हमें वापस अंदर आने
और उसकी नकारात्मक को देखने के लिए आमंत्रित कर रही थी। आरवी 1 हफ्ते तक ऐसी ही रही और हम उस दौरान वापस अंदर नहीं गए। मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि आत्माओं का सामना या तो सच होता है या झूठ। मेरा डर काफी हद तक मेरे नशेड़ी माता पिता की वजह से था। हाँ, वो भी हम बच्चों की तरह ही व्यवहार करते थे, हमें ये बताने की बजाय कि सब ठीक है, आत्माएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वो मैथ के कारण पैरानॉइड हो जाते थे, जिससे और भी अधिक नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती थीं। अगर मेरे माता पिता मैथ नहीं करते होते तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन मैं उनके साथ इतने लंबे समय तक रहा कि मैं नकारात्मक ऊर्जाओं और उनके नशे में देखी गई चीजों में फर्क समझने लगा। जब मैं पहली बार उस औरत को देखने के बारे में सोचता हूं तो मुझे सिर्फ यही याद आता है, मेरे माता पिता एक खाली कुर्सी से बात कर रहे थे, लेकिन मैं अभी भी उस औरत के चेहरे को याद कर सकता हूं। मेरे माता पिता ने नहीं, बल्कि मैंने उसे देखा था। हो सकता है मैंने उनके नशे का कुछ असर झेला हो, लेकिन मुझे पता है कि नशीली दवाएं एक द्वार खोल देती हैं जहां आत्माएं आकर बैठ सकती हैं, आराम कर सकती हैं और आपकी ऊर्जा को खा सकती हैं। मैथ का नशा सिर्फ शैडो पीपल देखने और पैरानॉइड होने की बात नहीं है। मैंने अपने जीवन में कई तरह की विकृत ऊर्जाएं देखी हैं जो मेरे नशेड़ी दोस्तों से चिपकी रहती थीं। आजकल मैं पूरी तरह सोबर रहता हूं, लेकिन फिर भी इन ऊर्जाओं को पहचान सकता हूं। उन्हें देखने के लिए मुझे नशे में होने की जरूरत नहीं पड़ती, बस किसी नशेड़ी के आसपास होना काफी होता है। एक बार मैं एक दोस्त के साथ घूम रहा था जिसकी हालत ठीक नहीं थी। वो नशे में था। उसने मुझसे मिलने से पहले ही ड्रग्स ले लिए थे। रात में शहर में घूमते घूमते अचानक वो रुक गया और बोला, वहां एक शैडो मैन खड़ा है। उसने कहा कि ये उसे हमेशा दिखता है और वो इस बात से हैरान था कि सिर्फ वही उसे देख पाता था, किसी और इंसान को वो दिखता ही नहीं था। तभी मैंने उसे जवाब दिया, नहीं, मैं भी उसे देख सकता हूं। वो हमारी तरफ आ रहा है ना, क्योंकि मैंने भी उसे देखा था। मैं समझ नहीं पाता कि इतने सारे शेयर्ड हेलुसिनेशंस कैसे संभव हैं। ये कहानी मेरे टूटे हुए बचपन से आती है। कई चीजें मैंने अनदेखी कर दी और बहुत सी बातें मैंने भुला दी, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल घटनाओं में से एक थी। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार हाई स्कूल में मैथ ट्राई की थी और शुक्र है कि वो मुझे पसंद नहीं आई। मेरी आप सभी को सलाह है, कभी नशा मत करना, क्योंकि वो चीजें आपके नशे की हालत में ही आपकी ऊर्जा खाती हैं। पिछले साल मैं एक लड़की से मिला, प्यार हो गया और हमने सगाई कर ली। उसकी 2 छोटी बेटियां थीं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं। पिछले साल अक्टूबर में हम सब एक साथ एक घर में रहने लगे। कोई खास अजीब बात नहीं हुई। एक सुबह वो मेरे पास आई और बोली कि वो प्रेग्नेंट है। उसने मुझे बताया कि पिछली बार बच्चियों के जन्म के बाद उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत बुरी तरह से हुआ था और उसने समझाया कि स्तनपान से ये और बिगड़ सकता है। मैंने कहा कि हम बच्चे को फॉर्मूला दूध दे सकते हैं। इसका एक फायदा ये भी था कि मैं रात में दूध पिलाने में उसकी मदद कर सकता था। सारा काम उस पर नहीं पड़ता। 10 महीने बाद हमारा बच्चा आ गया। हम उसे अपने बिस्तर के पैरों वाले हिस्से में एक छोटे पालने में सुलाते थे। जब मेरी फियांसे की बारी होती तो वो उसे अपने बिस्तर पर ले आती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं मैं सो ना जाऊं, इसलिए मेरी बारी आने पर मैं उसे नीचे लिविंग रूम में ले जाता था और बीन बैग पर लेटकर टिकटॉक देखते हुए उसे दूध पिलाता था। बेटियों के बेडरूम हमारे कमरे के सामने वाले हॉल में थे। जब किसी बच्चे को भूख लगती है
तो उसके रोने का एक खास तरीका होता है। फिर चाहे आप उसके मुंह में पैसिफायर भी लगा दें, वो तब भी चुप नहीं होता। पिछले हफ्ते एक रात 3 बजे के आसपास उसे दूध पिलाने की मेरी बारी थी। मैं उठा, बोतल तैयार की और उसे नीचे ले गया। हमारे पास एक कुत्ता और 2 बिल्लियां भी थीं। वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए। मैं आमतौर पर कुत्ते को बाहर पेशाब करने भेज देता हूं। मैंने बच्चे का डायपर बदला और उसको अपने बगल में रखकर बीन बैग पर आराम से लेट गया। एक हाथ में बोतल, दूसरे में टिकटॉक। मैंने उसे दूध पीने दिया। उसने पूरा दूध पी लिया और सो गया। मैं जो टिकटॉक देख रहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मैं उठकर बैठ गया और उसके मुंह में पैसिफायर लगा दिया। लगभग 1 मिनट बाद मैंने ऊपर से अपने बच्चे की भूख वाली चीख सुनी। मैं पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध रह गया। कुछ सेकंड्स के लिए मैं जमकर बैठा रहा। मैंने सोचा शायद मैं बहुत थक गया हूं। मैंने टिकटॉक बंद किया और नीचे अपने बेटे की तरफ देखा। जैसे ही मैं उठने वाला था, मैंने फिर से वही चीख ऊपर से आती हुई सुनी। इस बार उसे सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं नींद में नहीं हूं। मैंने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं उस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। शायद जो मैं सुन रहा हूं वो वास्तव में नहीं है। फिर मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि मेरी पत्नी जागकर बैठी हुई थी। मैंने पूछा, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, ये तो हमारे बच्चे जैसी आवाज थी, लेकिन बच्चा तो मेरे पास है। उसने सुझाव दिया कि शायद बेटियों में से किसी ने वो आवाज निकाली होगी। मैंने उसे बच्चा दे दिया और बेटियों को चेक करने गया। दोनों गहरी नींद में सो रही थीं। दोनों बिल्लियां, कुत्ता और हमारा बच्चा सब नीचे मेरे साथ थे, यानी उनमें से किसी ने भी वो आवाज नहीं निकाली थी। अब तक मैं बहुत घबरा चुका था। मैं बेडरूम में वापस आया। मेरी फियांसे बच्चे को पालने में डाल रही थी और सोने के लिए लेट गई। मैंने फुसफुसाकर पूछा, यार वो क्या था? उसने बस इतना कहा कि सो जाओ, हम इस बारे में बात नहीं करने वाले, ऐसा मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और ये कहकर वो सो गई। अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है। रात में कोई और आवाज नहीं आई है, लेकिन मैं आज भी आराम से सो नहीं पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे घर में कुछ है।